कहानी का शीर्षक नवद्वीपपुर की विधवा और संधि मुखर्जी। भाग 1। अतीत की परछाइयां। नवद्वीपपुर का सूरज धीरे धीरे कलिंदी नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब छोड़ते हुए डूब रहा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और काली मंदिर की घंटियां संध्या आरती की सूचना दे रही थीं। गांव की गलियों में हलचल कम हो गई थी और अधिकतर लोग अपने घरों में लौट चुके थे। विधवा, यह शब्द नवद्वीपपुर के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। जो स्त्री इस नाम से जानी जाती वह समाज से अलग कर दी जाती थी। उसी समाज में रहती थी शांता, एक 32 वर्षीय विधवा जिसने अपने पति को 7 साल पहले खो दिया था। शांता का कच्चा मकान गांव के किनारे एक आम के बगीचे के पास था। उसका रंग हल्का सांवला, आंखें गहरी और उदास थीं। जब वह अपने पति के साथ थी तब उसकी हंसी पूरे घर को गुलजार कर देती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर सिर्फ गंभीरता बची थी। उसकी गोद सूनी थी क्योंकि भगवान ने उसे मातृत्व का सुख नहीं दिया था। गांव में लोग उसे सहानुभूति से नहीं बल्कि अजीब नजरों से देखते थे। उसके पास जीविका चलाने के लिए ज्यादा साधन नहीं थे, इसलिए वह कभी कभी गांव के बड़े घरों में काम कर लेती थी और मंदिर में भोग बनाने में सहायता करती थी। भाग 2। रहस्यमयी राहगीर। उस रात नवद्वीपपुर में हल्की बारिश हुई थी। सुबह की हवा में ठंडक थी और नदी के घाट के पास की जमीन भीगी हुई थी। शांता जब कलिंदी घाट पर पानी लेने गई तो उसने वहां एक अनजान आदमी को बैठे देखा। वह करीब 40 वर्ष का था, दुबला पतला लेकिन लंबा कद, हल्की दाढ़ी और चेहरे पर थकान के गहरे निशान। उसके कपड़े फटे पुराने थे, परंतु आंखों में जे एक अजीब सी चमक थी। शांता उसे देखकर ठिठक गई। नवद्वीपपुर में कोई बाहरी व्यक्ति बहुत कम आता था और वह भी इस तरह घाट पर अकेला बैठा हो, यह असामान्य था। आप कौन हैं? शांता ने झिझकते हुए पूछा। उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, संधि मुखर्जी। जारी, क्या होगा जब शांता और संधि मुखर्जी की मुलाकात आगे बढ़ेगी? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या भाग्य ने दोनों को मिलाने की योजना पहले ही बना ली थी? अगला भाग जल्द। भाग 3। अनजान सफर का हमसफर संधि मुखर्जी ने अपना नाम बताया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे वह खुद को भी पूरी तरह से नहीं पहचानता। शांता ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसके कपड़े गीले और मैले थे, पैर कीचड़ से सने हुए थे और माथे पर हल्की चोट का निशान था। आप यहां कैसे आए? शांता ने सहज स्वर में पूछा। संधि कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैं बहुत दूर से आया हूं, शायद खुद से भागकर। शांता को उसका उत्तर अधूरा लगा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। वह घड़े में पानी भरकर लौटने लगी, लेकिन तभी पीछे से संधि ने कहा, क्या इस गांव में मुझे एक रात ठहरने की जगह मिल सकती है? शांता ठिठक गई। नवद्वीपपुर में बाहरी लोगों को आसानी से ठहरने नहीं दिया जाता था। अगर किसी को पता चला कि उसने एक अजनबी आदमी को शरण दी तो गांव में बातें बनने लगेंगी। पर संधि की हालत देखकर उसे दया आ गई। गांव के बाजार चौक पर धर्मशाला है, वहां पूछ सकते हैं, शांता ने कहा। संधि ने सिर हिलाया और धीरे धीरे घाट से उठकर जाने लगा, लेकिन कुछ कदम चलते ही वह लड़खड़ाया और गिर पड़ा। शांता घबरा गई। उसने झटपट घड़ा नीचे रखा और उसके पास दौड़कर गई। संधि बेहोश हो चुका था। भाग 4। एक नई जिम्मेदारी। शांता ने इधर उधर देखा। सुबह का वक्त था, लेकिन अभी ज्यादा लोग घाट पर नहीं आए थे। उसने एक पल सोचा और फिर संधि को सहारा देकर अपने घर ले आई। उसका घर साधारण था, एक मिट्टी की कोठरी जिसमें एक चौकी, एक छोटा सा चूल्हा और एक दीवार पर टंगा तुलसी का पत्ता रखा कलश था। शांता ने जल्दी से चावल का पानी गर्म किया और संधि के होंठों पर थोड़ा थोड़ा डाला। कुछ ही देर में संधि की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसने खुद को अजनबी जगह पर देखकर अचंभित नजरों से शांता को देखा। तुमने मेरी मदद क्यों की? उसने धीमी आवाज में पूछा। शांता चुप रही, फिर बोली, शायद इसीलिए कि इस दुनिया में कुछ लोग सिर्फ मदद के लायक होते हैं, शक के नहीं। संधि ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अजीब सी उदासी छिपी थी। शांता को महसूस हुआ कि यह आदमी सिर्फ भूखा प्यासा और थका हुआ नहीं है, बल्कि अपने अतीत के बोझ से भी टूटा हुआ है। पर आखिर संधि मुखर्जी कौन था? किससे भाग रहा था? क्या यह महज एक संयोग था कि वह नवद्वीपपुर आया,
या उसके आने के पीछे कोई और कहानी थी? जारी अगले भाग में। संधि मुखर्जी का अतीत शांता के अकेलेपन में नए सवाल गांव वालों को शक कब होगा? अगला भाग जल्द। भाग 5 अतीत की परछाइयां। संधि मुखर्जी अभी भी कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो, जैसे अतीत की कोई परछाई उसके पीछे पीछे चल रही हो। शांता ने उसकी देखभाल जारी रखी। वह चुपचाप उसके लिए दलिया बनाती, कुछ जड़ी बूटियों से उसका इलाज करती और फिर अपने कामों में लग जाती। लेकिन संधि हर बार उसे रोक लेता। तुम इस घर में अकेली रहती हो? उसने धीरे से पूछा। शांता ने सिर हिलाया। हां, मेरा कोई नहीं है। संधि को उसकी आवाज में अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसने झिझकते हुए पूछा, तुम्हारा पति? शांता ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मर गया, 7 साल हो गए। इतना कहकर वह चूल्हे की आग में लकड़ी डालने लगी। संधि समझ गया कि यह जख्म अभी भी हरा था। और तुम? अब शांता ने पूछा। संधि कुछ देर तक चुप रहा, फिर हल्की सांस लेते हुए बोला, मैं कोलकाता से आया हूं। वहां एक बड़ा कारोबार था, एक घर था, एक परिवार भी था, लेकिन अब कुछ नहीं है। शांता ने पहली बार उसकी आंखों में गहरी तकलीफ देखी। क्या हुआ? संधि ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, कभी कभी इंसान जिसे अपनी दुनिया समझता है, वही दुनिया उसे निगल जाती है। शांता को लगा जैसे संधि सिर्फ बोल नहीं रहा था, बल्कि अपने अंदर के जहर को बाहर निकाल रहा था। भाग 6 गांव की आंखें। संधि अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। वह धीरे धीरे चलने लगा था और कभी कभी बाहर आंगन में बैठ जाता था। लेकिन नवद्वीपपुर एक छोटा गांव था। यहां कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती थी। एक दिन जब शांता बाजार से घर लौटी तो पड़ोस की बूढ़ी औरत पार्वती काकी ने उसे रोक लिया। शांता, तेरे घर में कोई मर्द ठहरा है? शांता का दिल जोर से धड़क उठा। उसने शांत रहते हुए कहा, हां, एक राहगीर था, बीमार था, मैंने कुछ दिन के लिए शरण दे दी। पार्वती काकी की आंखें सिकुड़ गईं। हम गांव के लोग क्या कहेंगे? एक विधवा के घर में कोई बाहरी मर्द। शांता ने उनकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि यह खबर अब पूरे गांव में फैल जाएगी। जारी अगले भाग में। गांव वालों की नजरें शांता और संधि पर संधि का छुपा हुआ अतीत एक बड़ा रहस्य उजागर होगा। अगला भाग जल्द। भाग 7 गांव की गूंज और दिलों की हलचल। नवद्वीपपुर के लिए यह एक नई खबर थी। एक विधवा के घर में एक अजनबी पुरुष का ठहरना। पार्वती काकी की फुसफुसाहट अब पूरे गांव में गूंजने लगी थी। बाजार चौक पर, मंदिर के आंगन में, यहां तक कि कलिंदी घाट पर भी लोग इस बारे में बातें करने लगे। कौन है वो आदमी? विधवा होकर एक पराये पुरुष को घर में रखा है। यह गांव की रीति के खिलाफ है। जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। शांता को लोगों की आंखों में बदलाव दिखने लगा। पहले भी वह गांव में अकेली थी, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। कुछ औरतें जो पहले उससे नम्रता से बात करती थीं, अब उसे देखकर नजरें फेर लेती। भाग 8 संधि मुखर्जी का सच। संधि अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। वह यह महसूस कर रहा था कि शांता की वजह से वह इस गांव में सुरक्षित था, लेकिन ज्यादा दिन यहां ठहरना खतरनाक हो सकता था। शांता, अब मुझे चलना चाहिए, उसने एक दिन कहा। शांता ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वह जानती थी कि इस आदमी से उसका कोई नाता नहीं था, फिर भी उसके चले जाने का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। कहां जाओगे? उसने धीमे स्वर में पूछा। संधि कुछ पल खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, शायद वहां जहां से भागकर आया था। शांता को महसूस हुआ कि संधि का अतीत कोई साधारण कहानी नहीं थी। क्या तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताओगे? संधि ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक तूफान था जो बाहर आने के लिए बेताब था। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मैं कोलकाता के एक मशहूर व्यापारी परिवार से था। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरा जीवन उतना खुशहाल नहीं था जितना बाहर से दिखता था। शांता ने ध्यान से सुना। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी पत्नी का संबंध किसी और से था। मैंने उसे माफ करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। हमारे बीच झगड़े बढ़ते गए और फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। शांता की आंखें बड़ी हो गईं। क्या हुआ उस रात? उसने धीरे से पूछा।
संधि की आंखों में पानी आ गया। वो मर गई और उस मौत का इल्जाम मुझ पर आ गया। शांता का शरीर कांप उठा। मतलब मैं इस दुनिया की नजर में एक हत्यारा हूं और पुलिस मुझे ढूंढ रही है। जारी। अगले भाग में, क्या संधि सचमुच दोषी था? शांता अब क्या करेगी? गांव वालों का गुस्सा कब फूटेगा? अगला भाग जल्द। भाग 9, सच और भ्रम के बीच। शांता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में संधि के लिए जो सहानुभूति थी वह अब संदेह में बदलने लगी। क्या तुमने सच में अपनी पत्नी को मारा? उसने कांपती आवाज में पूछा। संधि की आंखें झुक गईं। कुछ पलों की चुप्पी के बाद वह बोला, नहीं, मैंने नहीं मारा, लेकिन मेरे सिवा किसी और पर शक भी नहीं गया। शांता की सांसें तेज हो गईं। तो फिर वो कैसे मरी? संधि ने उसकी ओर देखा, जैसे वह फैसला कर रहा हो कि शांता को कितना सच बताना चाहिए। फिर उसने बोलना शुरू किया। उस रात जब मैं घर लौटा तो देखा कि वह अपने कमरे में बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। शायद जहर खा लिया था या किसी ने उसे जहर दिया था। शांता स्तब्ध रह गई। तो तुम भागे क्यों? संधि हल्की हंसी हंसा, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी। क्योंकि कानून को सबूत चाहिए होते हैं, भावनाएं नहीं। पुलिस को लगा कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया और मैं जेल नहीं जाना चाहता था, इसीलिए भाग निकला। शांता का मन उथल पुथल करने लगा। क्या यह आदमी निर्दोष था या वह भी बाकी दुनिया की तरह उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस रही थी? भाग 10, गांव वालों का गुस्सा उधर। नवद्वीपपुर के लोग अब और चुप नहीं रह सकते थे। पार्वती काकी ने गांव के मुखिया हरिहर चौधरी से जाकर कह दिया, मुखिया जी, वो विधवा शांता अपने घर में एक पराये मर्द को रख रही है। यह हमारे गांव की परंपराओं के खिलाफ है। हरिहर चौधरी पहले इस मामले में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन जब कई और औरतों ने जाकर शिकायत की तो उसे फैसला लेना पड़ा। अगर यह सच है तो इसे रोका जाएगा, उसने गुस्से में कहा। भाग 11, सच का सामना। उसी शाम जब शांता संधि के लिए कुछ खाना बना रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर तेज आवाज हुई। धड़ धड़ धड़। शांता चौंक गई। संधि ने भी घबराकर उसकी ओर देखा। दरवाजा खोलो शांता! बाहर से किसी मर्द की भारी आवाज आई। ओ स्टैच, हम सुनना चाहते हैं कि यह आदमी कौन है और तुम इसे अपने घर में क्यों रख रही हो? शांता ने एक पल के लिए संधि की ओर देखा। संधि के चेहरे पर हल्की शिकन थी, लेकिन उसने कोई डर नहीं दिखाया। गांव वालों की आंखों में गुस्सा था। वे जवाब चाहते थे। अब शांता क्या करेगी? क्या वह संधि का बचाव करेगी या गांव वालों के दबाव में आ जाएगी? और क्या कोई संधि की असली पहचान जान चुका था? जारी। अगले भाग में, शांता का सबसे मुश्किल फैसला। गांव वालों का उग्र रूप। संधि का एक और रहस्य उजागर होगा। अगला भाग जल्द। भाग 12, फैसले की घड़ी। शांता दरवाजे पर खड़ी थी और सामने पूरा गांव इकट्ठा था। हरिहर चौधरी की आंखों में सवाल थे और बाकी गांव वालों के चेहरे पर गुस्सा और शक। बोलो शांता, कौन है ये आदमी? शांता ने गहरी सांस ली। अगर वह सच बताती कि संधि एक भगोड़ा है तो गांव वाले उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन अगर वह झूठ बोलती तो खुद की इज्जत और समाज में बचा खुचा स्थान भी खो देगी। संधि ने उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, अगर तुम चाहो तो सच बता सकती हो। शांता ने गांव वालों की भीड़ पर नजर डाली और मजबूती से कहा, यह संधि मुखर्जी है, कोलकाता से आया है। बीमार था, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए इसे अपने घर में पनाह दी। हरिहर चौधरी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या तू जानती है कि गांव की परंपरा क्या कहती है? एक विधवा किसी पराये मर्द को अपने घर में नहीं रख सकती। भीड़ में से कुछ औरतें फुसफुसाने लगीं, जरूर कुछ गलत हो रहा है। शांता पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। संधि ने शांता की ओर देखा। वह जानता था कि उसकी वजह से वह मुश्किल में पड़ गई है। भाग 13, संधि का नया फैसला। संधि ने आगे बढ़कर कहा, अगर मेरी वजह से इसे परेशानी हो रही है तो मैं अभी चला जाऊंगा। गांव वालों को यह सुनकर संतोष हुआ, लेकिन हरिहर चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा, यह इतना आसान नहीं है। पहले हमें जानना होगा कि तुम सच में कौन हो। संधि के चेहरे का रंग बदल गया। उसी समय भीड़ में से एक आदमी जोर से चिल्लाया,
मैंने इसे पहचान लिया। यह आदमी कोलकाता का भगोड़ा है। इसके ऊपर हत्या का इल्जाम है। पूरा गांव सन्न रह गया। शांता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर संधि की ओर देखा। हरिहर चौधरी ने तुरंत आदेश दिया, इसे पकड़ो, यह आदमी अपराधी है। गांव वाले धीरे धीरे संधि की ओर बढ़ने लगे। संधि चारों ओर देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब उसके पास समय बहुत कम है। जारी अगले भाग में। क्या संधि गांव से भाग पाएगा? शांता क्या करेगी? गांव वालों का साथ देगी या संधि का? क्या सच में संधि हत्यारा है या कोई और साजिश चल रही है? अगला भाग जल्द। भाग 14। भागने या लड़ने का समय। गांव वालों की भीड़ संधि की ओर बढ़ रही थी। किसी के हाथ में डंडा था तो कोई गुस्से में मुट्ठियां भींचे हुए था। हरिहर चौधरी ने क्रोध से कहा, इसे पकड़ो, पुलिस को खबर भेजनी होगी। संधि समझ गया कि अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वह गांव वालों के गुस्से का शिकार बने या फिर भाग निकले। लेकिन क्या वह सच में भाग सकता था? तभी शांता आगे आई और दोनों हाथ फैलाकर संधि के सामने खड़ी हो गई। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। उसकी आवाज तेज और मजबूत थी। गांव वालों के चेहरे पर आश्चर्य था। हरिहर चौधरी ने भौहें चढ़ाकर कहा, तू इसका बचाव क्यों कर रही है शांता? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू भी इस आदमी के साथ मिली हुई है? शांता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कमजोर नहीं दिख रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं जानती कि इस आदमी ने अपराध किया है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि मैंने इसे मरते हुए देखा था। क्या इंसानियत इतनी कमजोर हो गई है कि हम एक बीमार आदमी को मरने के लिए छोड़ दें? गांव वालों में हलचल मच गई। कुछ लोग अभी भी संधि को अपराधी समझ रहे थे तो कुछ शांता की बातों से प्रभावित लग रहे थे। संधि ने शांता की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन वह समझ गया था कि अब यहां रुकना ठीक नहीं होगा। भाग 15। रात का फैसला। उस रात जब पूरा गांव सो चुका था, शांता अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। अंदर संधि अपने घावों पर पट्टी बांध रहा था। तुम्हें यहां से जाना होगा, शांता ने धीरे से कहा। संधि ने उसकी ओर देखा। और तुम? गांव वालों ने तुम्हें शक की नजर से देखना शुरू कर दिया है। शांता ने हल्की हंसी हंसी, लेकिन उसमें दर्द छिपा था। मैं पहले से ही अकेली थी, अब बस ये दुनिया मुझे और अकेला कर रही है। इसकी परवाह नहीं। संधि ने उसकी आंखों में देखा। वह जानता था कि इस औरत ने उसके लिए बहुत कुछ दांव पर लगा दिया था। तुम्हारे इस एहसान का कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा शांता, उसने धीरे से कहा। शांता ने सिर हिलाया। बस इतना कर सको तो कभी अपने सच को दुनिया के सामने साबित करना। संधि ने अपना झोला उठाया और दरवाजे से बाहर निकला। भाग 16। अंतिम विदाई या नई शुरुआत। संधि अंधेरे में खो गया। शांता बहुत देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी के लिए कुछ महसूस किया था, लेकिन यह एहसास अधूरा रह गया। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने यह मान लिया कि संधि भाग चुका है। शांता फिर अकेली रह गई, लेकिन एक दिन उसके दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली। शांता, मैंने अपना सच साबित करने की ठान ली है। जब निर्दोष साबित हो जाऊंगा तो लौटकर तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा। तब तक मेरा इंतजार करना। शांता के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। शायद यह कहानी खत्म नहीं हुई थी। समाप्त या एक नई शुरुआत